Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डिटॉक्सिफिकेशन नाम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसमें से कुछ निकाल रहे हैं टॉक्सिन या उसकी शरीर में से कुछ पॉइजन निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, और भी पॉइजन्स होते हैं। अगर किसी ने पॉइजन लिया और वो इमरजेंसी में गया तो उसको उल्टी करके उसका पॉइजन निकाल लेते हैं। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि उसको अल्कोहल और स्मैक बाहर निकाल रहे हैं। ओके, सो डिटॉक्सिफिकेशन एक्चुअली उस तरह से वर्ड आया है, बट डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये होता है कि हम मरीज़ को एक समय देते हैं जिससे मरीज़ कंफर्टेबल बने और उसकी बॉडी खुद अपने आप से रिकवर होती है। ओके, बिकॉज हमारे बॉडी में भी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से उनका मतलब इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं कि बॉडी को हेल्प मिले उस फेज से निकलने के लिए। उसके बाद फिर हम इलाज करते हैं। इलाज उसके बाद शुरू होता है एंड जो लॉन्ग टर्म चलता है या शॉर्ट टर्म चलता है वो पेशेंट का प्रोफाइल कैसे है वैसे चलता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये फर्स्ट फेज़ है। कोई भी एडिक्शन में कोई भी इलाज आप कर रहे हो, कोई भी नशे का इलाज कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट जो फेज़ है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। लेकिन इट्स अ फर्स्ट फेज़ ओनली, ये पहला ही फेज़ है, बट ऐसा नहीं कि वो लास्ट फेज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने डिटॉक्स कर दिया तो पेशेंट ठीक हो गया या इलाज हो गया उसका, मतलब ये बहुत ही पहला प्राइमरी स्टेज है। तो उसमें मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे कि डिसएंगेजिंग अ पर्सन फ्रॉम स्पेसिफिक साइकोएक्टिव सब्सटेंस इन अ सेफ एंड इफेक्टिव मैनर, ये इसका मतलब होता है डेफिनेशन। मतलब जो भी वो नशा कर रहे हैं उसको हम उसका इलाज कर ले सेफली एंड इफेक्टिवली, मतलब उसको कोई हार्म ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड उसको प्रॉब्लम ना होते हुए वो उससे रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए। सो दैट वो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है, वो हमें करना होता है। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसने कौन सा नशा किया है, उसके हिसाब से हम दवाई डिसाइड करते हैं। उसने कितने लेवल का नशा किया है, उसको कौन कौन सी बीमारी है साथ में, वो सब डिसाइड करता है कि हमारा जो डिटॉक्स होगा वो कैसे होगा, जो पहला फेज़ होगा वो कैसे होगा। अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें कि पहले क्या था, समथिंग कॉल्ड कोल्ड टर्की। पहले ऐसे था कि पहले लोग क्या करते थे कि नशे के जो मरीज़ थे उनको एक रूम में बंद करके रखते थे या एक कमरे में एंड उसको छोड़ देते हैं खुला। फिर अपने आप मतलब पेशेंट को जो भी होना है उस वो डिटॉक्स अपने आप होता था, उसमें कोई दवाई नहीं दी जाती थी, उसमें कोई ये नहीं करना चाहता था। तो उस चीज़ में क्या होता है, अक्सर उसको कोल्ड टर्की बोलते हैं, बिकॉज जब विड्रॉल होते हैं पेशेंट को, तो जैसे टर्की एक आपको एनिमल होता है, आई डोंट नो क्रिसमस में वगैरह वो टर्की का होता है, तो उसमें जब ठंड ज़्यादा लगती है या टूटन होती है तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, टर्की की तरह। तो वो मरीज़ उस तरह का बन जाता है, इसलिए उसको कोल्ड टर्की मेथड बोलते हैं। तो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, बट इट वॉज़ अ वेरी हार्मफुल मेथड। उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती थी, उसमें प्रॉब्लम्स भी होते था। तो उसमें दो चीज़ें होते हैं, कभी कभार तो पेशेंट उससे बाहर निकल जाता है और मतलब कभी कभार उनको मतलब जान को भी खतरा हो सकता है या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं। और बाई चांस अगर पेशेंट उससे बाहर भी निकल गया तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी में आएगा नहीं फिर से, मतलब आएगा तो फैमिली मेम्बर उसको ज़बरदस्ती लेके आएंगे, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आएगा, उस तरह का उसका एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम डिटॉक्स कर रहे हैं या हम उसका इलाज कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि ये कोल्ड टर्की नहीं है जो हम इसकी बात कर रहे हैं, या हम ये नहीं कर रहे कि पेशेंट को उसको ज़बरदस्ती एक रूम में या एक रिहैब सेंटर में इरका में बंद करके रख रहे हैं 15 दिन के लिए। सो डिटॉक्स में हम क्या करेंगे, किस तरह का इलाज करेंगे जिससे कि पेशेंट सेफ भी हो, इफ़ेक्टिव भी हो, कंफर्टेबल भी हो, ये तीनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, डिटॉक्सिफिकेशन फर्स्ट फेज़ है, और उसका अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो आपके पास बाद में भी आएगा और बाद में भी इलाज करेगा। और आपको ये बताया होगा मॉर्निंग में कि नशे की जो बीमारी है वो बहुत क्रोनिक बीमारी है, लंबे टाइम तक चलती है, सालों तक इलाज चलता है। और अगर आपका पहला ही एक्सपीरियंस ऐसा है तो वो क्यों आएगा आपके पास, और फिर आप बोलोगे कि वो आ नहीं रहा है फिर से या उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस ही ऐसा था। सो देन दे नेवर वांट टू कम अगेन और इलाज करना नहीं चाहते। उसका रीज़न ये होता है। मतलब हमारा गोल क्या होता है, उसमें हम करना क्या चाहते हैं, जैसे कि आपके एक साथी जो बता रहे थे, उसका प्राइम गोल है कि विड्रॉल को कंट्रोल करना, है ना, विड्रॉल को कंट्रोल करना और क्रेविंग को कंट्रोल करना। क्योंकि सब कोई भी नशा अगर छोड़ता है तो उसको सबसे पहले क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम स्टार्ट होगा। बिकॉज आपको पता है कि नशे में क्या होता है कि जब लंबे टाइम तक आप नशा लेते हो तो दिमाग में
उसको मतलब उसको आदत पड़ जाती है दिमाग की भी। नाउ सडनली अगर आपने नशा बंद कर दिया, जैसे आप लगातार शराब ले रहे हो या लगातार आप सिगरेट पी रहे हो, लगातार स्मैक पी रहे हो और सडनली आपने छोड़ दिया, तो वो मतलब दिमाग को मिल नहीं पाती चीज़, तो दिमाग रोता है। विड्रॉल को एक्चुअली अगर लेमैन की भाषा में बोला तो इट इज़ कॉल्ड क्राई ऑफ ब्रेन। मतलब दिमाग रोता है उसमें, तो इसीलिए टूटन होती है, बिकॉज दिमाग को वो चीज़ नहीं मिल रही है। सो उसको कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं और उस केमिकल को रिलीज़ होने की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। और वो विड्रॉल सिम्टम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि जो अगर शराब छोड़ रहा है तो उसको कंपन होंगे या बेचैनी होगी। अगर कोई स्मैक छोड़ रहा है तो उसको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, या आंखों से पानी आएगा, या जामई आएगी, है ना, लूज मोशन भी हो सकता है। अगर आपने सिगरेट छोड़ दी तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स इस तरह के आ सकते हैं कि आपको ध्यान ना लगना, थोड़ा सा उदास सा लगना, किसी काम में मन ना लगना, है ना। जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको पता है कि अगर आपको नहीं मिले लंबे टाइम तक। और क्रेविंग भी होती है, क्रेविंग इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ विड्रॉल। बहुत ज़्यादा तलब लगती है ना, रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें आती है बिकॉज ब्रेन के हिस्से में वो उसको डेली मिल रहा है और सडनली वो मिलना बंद हो गया, तो उसके वजह से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन का पहला एम ये होता है हमारा कि उसका जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। तो ये हमारा पहला डिटॉक्स का पहला प्रिंसिपल ये है कि उसको विड्रॉल सिम्टम्स अभी हो गए हैं, एडमिट हो गए, उसने छोड़ दिया है। कल उसने पिया था शराब, आज वो एडमिट हो गया आपके पास, अभी उसको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे, क्या इलाज करोगे, और वो हर क्या नशा कर रहा है उसके ऊपर उसका इलाज होगा। अल्कोहल के लिए अलग है, गांजे के लिए अलग है, स्मैक के लिए, क्योंकि हर नशे में केमिकल अलग अलग है, राइट। दूसरा है कि क्रेविंग कम करना है। और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि बहुत सारे मरीजों को ना मेडिकल बीमारियाँ भी होती है साथ में। जैसे कुछ लोगों को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, कुछ लोगों को दौरे की प्रॉब्लम होती है, जैसे शराब जो छोड़ रहे हैं उनको दौरे की प्रॉब्लम भी होती है। तो दौरे अगर पड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल्स, है ना। तो उस दौरों को मैनेज करना, उसके लिए भी दवाई देना, या उसको ऑलरेडी दवाई चल रही है वो कंटिन्यू करना, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज आप उसको इग्नोर करोगे तो पता चल गया कि पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं या पेशेंट को और कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। जैसे कि शराब की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका लीवर की वजह से दिक्कत हो रही है, या डेलीरियम में चला गया जिसकी वजह से वो आपको पहचान नहीं पा रहा है या आपको कुछ अजीब से हरकतें कर रहा है। इसका विड्रॉल मैनेज करते करते आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको मेडिकल प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके सेंटर में उस तरह की इलाज अवेलेबल नहीं है, या दवाई अवेलेबल नहीं है, या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इमीडिएटली आप नियरेस्ट मेडिकल या आप ऑन कॉल जो डॉक्टर है उसको बुला के उनको आप कोऑर्डिनेट करके उसका इलाज भी करिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है ऑलरेडी। शुगर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, दौरों की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेसिकली ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होगा, ये फर्स्ट स्टेज मैंने बोला था कि डिटॉक्सिफिकेशन है, उसके बाद इंडक्शन या बाकी ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद टर्मिनेशन होता है। तो जो कि नशे की बीमारी लॉन्ग टर्म बीमारी है, पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे जिसमें उनका इलाज होगा, फिर पेशेंट रेडी होगा इलाज करने के लिए, फिर हम उसको काउंसलिंग का इलाज करेंगे और साथ में दवाई भी देंगे, दवाई की ज़रूरत है तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन या मेंटेनेंस, जो कुछ समय तक इलाज चलेगा। और एक समय उनके लाइफ में ऐसा आएगा कि जिसमें टर्मिनेशन होगा, मतलब हम इलाज बंद करेंगे, ओके। सो अगर आपने किसी पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलोअप किया है तो आपको पता चलेगा कि कुछ सालों बाद उनका इलाज भी बंद होता है। हमारे पास भी ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने इलाज किया 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद उनका इलाज कंप्लीट हो गया, दवाई हमने बंद कर दी। नाउ ये जो फेज़ है डिटॉक्सिफिकेशन, स्टैंडर्ड जो फेज़ होता है मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है, कभी कभार 4 वीक्स भी लग जाते हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते में डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका मेन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा, जो कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका मरीज़। आपने देखा होगा कुछ मरीज़ों को लंबे टाइम तक भी इलाज चलता है, कुछ लोगों को जल्दी भी 1 साल में भी ख़त्म हो जाता है। अगर उसने कितना नशा किया है, कितने साल से लिया है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब पे मतलब डिपेंड है कि वो उसको कितना इलाज चलेगा। बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन में हम क्या क्या करेंगे, पहले मतलब आपके पास आ गया पेशेंट, हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम उसके जांच करेंगे। आप बेसिक हिस्ट्री ले लोगे उनकी कि इसने क्या नशा किया है, कितने साल से नशा किया है, क्या क्या उनको दवाई पहले चली है या क्या बीमारी है, कितना नशा किया है, वो भी ज़रूरी है। जैसे शराब पिया है तो शराब कितना पीता था, 1 क्वार्टर पीता था, आधा बॉटल पीता था, 1 बॉटल पीता था, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या दवाई मिलेगी और कितना डोज भी मिलेगा। क्योंकि डोज हम जब कैलकुलेट करते हैं दवाई का, वो उसके ऊपर होता है ना कि उसने कितना शराब पिया है, कितना है। स्मैक का भी सेम है,
अगर स्मैक ज़्यादा ले रहा है तो उसको दवाई ज़्यादा लगेगी, स्मैक अगर कम लिया है तो उसको टूटन कम होगी, कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या नशा किया है, कितने लेवल का नशा किया है, कितने टाइम से किया है, उसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से रूट से किया है। जैसे अगर स्मैक कोई इंजेक्शन ले रहा है, उसके लिए हमें और भी जांचें करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा उसको HIV की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसको हेपेटाइटिस B तो नहीं है, हेपेटाइटिस C तो नहीं है, या जहाँ पे उसने इंजेक्शन लिया है वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, बुखार तो नहीं है उसके वजह से, तो उसका भी इलाज करना पड़ सकता है ना। अगर पन्नी से ले रहा है तो उसका फिर आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका अलग से करना पड़ेगा। तो पहला तो आपका मकसद ये होगा कि जब मरीज़ एडमिट होता है आपके सेंटर में तो उसका पूरा असेसमेंट करना है। पहले तो हिस्ट्री लेनी है, उसके इन्फॉर्मेशन पूछनी है, उसके फैमिली मेम्बर अगर साथ में तो उनसे भी पूछना है कि क्या नशा लिया है, कब से लिया है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद असेसमेंट में ये होगा कि आपको असेस करना पड़ेगा कि उसको क्या विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, नाउ विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या आते हैं वो मैंने बोला कि हर नशे के लिए अलग अलग है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शराब की क्या क्या टूटन होती है या स्मैक की क्या क्या टूटन होती है। आपके पास जो मरीज़ आते हैं, जो भी नशा करके आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका क्या टूटन का सिम्टम है। नाउ विड्रॉल सिम्टम जानने के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कौन सा नशा के मरीज़ आ रहे हैं और जो भी नशा ले रहा है उसका क्या क्या टूटन होता है, वो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। नाउ इसका 2-3 तरीके हैं। एक तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसका लिटरेचर अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, कुछ बुक्स अवेलेबल है, जैसे NDDC जो एम्स का है, हमारे कुछ बुक्स अवेलेबल भी है जिसमें ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और इसके लिए कुछ स्केल्स या इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप किए गए हैं जो कोई भी काउंसलर्स या नर्सिंग प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल वर्कर्स वो भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि शराब के लिए एक सीवा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इनके बारे में सुना है आपने? सीवा, उसको बोलते हैं क्लिनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ विड्रॉल असेसमेंट स्केल। वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसमें शराब से जो टूटन होती है उसके सिम्टम्स आते हैं और उसका एक स्कोर आता है। उस स्कोर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कितना दवाई देनी है, कितना इलाज उसको किस तरह से करना है। और सिमिलरली एक जो ओपियोइड्स या स्मैक के मरीज आते हैं उनके लिए एक स्केल आती है, उसको बोलते हैं काउज में होता है क्लिनिकल ओपियोइड विड्रॉल स्केल। बेसिकली स्केल में एक क्वेश्चंस है जिसमें टूटन के क्या क्या सिम्टम्स है वो दिए हुए हैं और उसका रेटिंग है, मतलब 1 लेवल पे हो रहा है या 4 लेवल पे हो रहा है। और जब आप एक सवाल पूछोगे तो एक स्कोर जनरेट होगा, उस स्कोर से आपको पता है कि उसको कितना विड्रॉल हो रहा है और उस विड्रॉल से आप उसका इलाज कर सकते हो। सीवा ये जो स्केल है, क्लिनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ विड्रॉल असेसमेंट ऑफ अल्कोहल स्केल, इसके 10 क्वेश्चन है, इसमें 5 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इसका मैक्सिमम स्कोर 67 है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ में अवेलेबल है और वही फ्रीली अवेलेबल है आपके, मतलब गूगल से आप डाउनलोड करके लगा सकते हो सेंटर में, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको कितना लेवल का टूटन हो रहा है। जैसे स्कोर आएगा, अगर इसका स्कोर आ रहा है आपके मरीज़ का 8 से कम, तो इसका मतलब इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसका माइल्ड विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर उसका स्कोर 9 से 15 आ रहा है तो उसको मॉडरेट सिम्टम्स हो रहे हैं और उसको दवाई की ज़रूरत भी पड़ेगी। मतलब अगर 8 से कम आ रहा है तो शायद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही वो ठीक हो जाएगा या सपोर्टिव केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। मॉडरेट में फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाई की ज़रूरत भी पड़ेगी। एंड सेवियर अगर है, मतलब उसका स्कोर उस स्केल में 15 से ऊपर आ रहा है, इसका जो वैल्यू है, इसका मतलब कि उसको दवाई तो चाहिए प्लस उसको एडमिट करना पड़ेगा सेंटर में, मतलब उसका OPD से इलाज नहीं हो सकता है। 15 से नीचे अगर स्कोर है तो आप उसको OPD से भी मैनेज कर सकते हो। 15 से ऊपर गया तो आपको उसको एडमिट करना है सेंटर में और उसको दवाई के साथ साथ बाकी इंटरवेंशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, मतलब किसी मरीज़ को अगर कॉन्स्टेंटली उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टी आ रही है तो उसका स्कोर आएगा 7, मतलब डायरेक्टली उसका पहले क्वेश्चन में 7 स्कोर हो जाएगा उसका। फिर ऐसा दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन है इसमें। तो ये क्वेश्चन आप पूछोगे 10 क्वेश्चन, तो आपको 10 क्वेश्चन में पता चल जाएगा इसका कितना स्कोर है और इस स्कोर से आपको पता चल जाएगा कि इसको एडमिट करना है या उसका वही इलाज का, उसका कितना लेवल का है। 15 से ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर स्कोर होता है और मैक्सिमम स्कोर ही 63 तक होता है। इनफैक्ट 20-25 के ऊपर आ गया मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल या दौरे या उस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब ये क्वेश्चनर यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि मरीज़ कौन से लेवल, कितना उसको लेवल का टूटन हो रहा है, कितना तेज़ टूटन हो रहा है, ये सवाल क्वेश्चन से पूछ जाएगा। फोस्टिंग पेशेंट्स एंट्री इनटू ट्रीटमेंट, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का एक गोल ये भी होता है कि वो लंबे टाइम तक हमारे से इलाज करे और वो इलाज के लिए तैयार हो।
क्योंकि अगर कोई पेशेंट विड्रॉल में है या ज़बरदस्ती फैमिली मेम्बर लेके आते हैं तो 99% वो पेशेंट रेडी नहीं होगा, मोस्टली उसको अपनी मर्ज़ी से आया नहीं है। तो हम ये जो डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ है या डिटॉक्स हम कर रहे हैं उसमें हमें ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टाइम है 1 हफ्ते का 10 दिन का, उसमें ही पेशेंट रेडी होगा आगे का इलाज करने के लिए। अगर ये फेज़ स्मूथली जाता है तो आगे वो इलाज के लिए तैयार होगा, है ना। आप बहुत बार कंप्लेंट करते हो ना, ये तो मरीज़ इलाज लेने के लिए तैयार ही नहीं है, या ये जैसे इसकी छुट्टी हो जाती है वैसे जाके नशा कर लेता है ना, या ये इसको घर वालों ने ज़बरदस्ती आके एडमिट करा है बट ये तो तैयार ही नहीं था। इस सब चीज़ों का जो उत्तर है वो उत्तर ये है कि इसका जो डिटॉक्स फेज़ है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ये डिटॉक्स फेज़ प्रॉपरली होता है तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज आपको ये सब करते हुए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो है बहुत लंबी प्रोसीजर है ना, ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, इसका इलाज सालों तक चलता है। क्योंकि ये जो है बीमारी शुगर की तरह बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसमें भी आपने देखा होगा सालों तक इलाज चलता है। और आप दवाई ले रहे हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। शुगर का भी सेम है, जब तक आप दवाई ले रहे हो, काउंसलिंग ले रहे हो, लगातार इलाज कर रहे हो तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। जैसे आप इससे ये हो गए फिर से उसमें रिलैप्स हो जाता है। तो रिलैप्स सिर्फ नशे में नहीं होता है, रिलैप्स डायबिटीज़ में भी होता है, ब्लड प्रेशर में भी रिलैप्स होता है ना। और दवाई लेने के बाद भी होता है बहुत बार। आपने देखा होगा शुगर के मरीज़ लगातार दवाई खा रहे हैं उसके बावजूद भी उनका शुगर बढ़ रहा है। सो दैट इज़ नथिंग बट रिलैप्स। तो आपके मरीज़ भी ऐसे होंगे कि वो इलाज कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शराब पी रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिलैप्स। अभी इसमें जो प्रिंसिपल्स है या क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कि एक तो डिटॉक्स जो है वो कंटिन्यूम ऑफ केयर है, वो फर्स्ट सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है इलाज की, है ना। तो उसके बाद इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स है, एक तो असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन, जैसे कि मैंने आपको COI स्केल का नाम बताया, इस तरह से आपको असेसमेंट करके विड्रॉल उसका कितना सेवियर है, कितना तेज़ विड्रॉल है, उसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि उसका प्लेसमेंट कहाँ पे करना है। बिकॉज कुछ जो मरीज़ होते हैं जिनको माइल्ड विड्रॉल सिम्टम्स है उनका OPD में भी इलाज हो सकता है। उनको आप 2-3 दिन में बुला के दवाई लिख के दो या काउंसलिंग कर लो, 2-3 दिन बुला के हो सकते हैं, है ना। जिनके पास OPD की सर्विस, आई एम श्योर कि कुछ इरकाज में OPD भी चलती है ना, और कुछ चीज़ में सिर्फ इनपेशेंट ही है। लेकिन जहाँ पे OPD चलती है तो आप डिसाइड करोगे ना कि इसको एडमिट करना है कि OPD में बुलाना है, ये कैसे डिसाइड करोगे। तो इसका मतलब इवैल्यूएशन का जो पर्पज़ है वो डिसाइड करना है कि OPD से ही करना है यही एडमिशन की। मतलब स्केल में ज़्यादा स्कोर आ गया इसको जल्दी एडमिट कर लो, कम आ रहा है, कम विड्रॉल सिम्टम्स है, कल प्रॉब्लम है तो OPD से इलाज कर लो। तो ये भी हमें इस फेज़ में डिसाइड करना है। देन हमें भी जो देना है कि पूरा मतलब जो इलाज है वो सही तरीके से हो जाए, उसको सही दवाई मिले, सही तरह से मतलब उसकी काउंसलिंग हो जाए। एंड मतलब डिटॉक्सेशन कितना सक्सेसफुल है वो कैसे डिसाइड होगा कि आपने जो पेशेंट्स का डिटॉक्स किया है, मतलब 10-15 दिन इलाज करने के बाद कितने लोगों ने आगे कंटिन्यू किया ट्रीटमेंट, उससे डिसाइड होता है कि आपने कितने सक्सेसफुली डिटॉक्स किया है। अगर आपने 100 पेशेंट का इलाज किया, डिटॉक्स किया 15 दिन के लिए, और उसमें से अगर एक भी पेशेंट कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब कि आप लोगों ने सही से नहीं किया डिटॉक्स, है ना। आइडियली अगर आप सही से इलाज करते हो, ये डिटॉक्स फेज सही से जाता है तो 90% पेशेंट्स आगे का इलाज भी करेंगे, आपके पास फिर से वापस आएंगे और वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका डिटॉक्स सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। या अल्कोहल में जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। आज का एक कंपोनेंट ये भी था कि हमें डिसाइड करना था कि विड्रॉल मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अल्कोहल में 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट वाले सिम्टम्स हैं, एक CNS मतलब ब्रेन वाले सिम्टम्स, और एक ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी होती है। तो ये पेट वाले जो सिम्टम्स होते हैं उसमें उल्टी जैसा लगना या एसिडिटी होना या मतलब उल्टी का मन करना या उल्टी हो जाना या भूख न लगना, ये जो सब सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स होते हैं शराब के नशे मतलब छोड़ने में। ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि पाल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, पसीना आ जाना, है ना, ज़्यादा अलर्टनेस महसूस होना, स्वेटिंग मतलब पसीना आ जाना, काफ़ी सारे मरीज़ को पसीना भी आ जाता है। ये दिस आर नथिंग बट द सिम्टम्स ऑफ थिंग। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और CNS मतलब जो दिमागी सिम्टम्स आते हैं उसमें क्या क्या होता है कि बेचैनी हो जाना, घबराहट जैसा लगना, दौरे पड़ना। देन कुछ लोगों को है ना डेलीरियम में भी चले जाते हैं। डेलीरियम का मतलब होता है कि डिसोरिएंटेशन हो जाना, मतलब मरीज़ को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है, कुछ अजीब से बातें करना, पहचानना ना, घर वालों को पहचानते नहीं है, आपको भी पहचानते नहीं है।
कभी उनको ये नहीं पता होता कि टाइम क्या है, दिन क्या है, वो कहाँ पे एडमिट है। आपने देखा होगा उस तरह के मरीज जो डेलीरियम में गए, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी सेवियर लेवल ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। कुछ एनिमल दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, या शरीर पे कुछ चीज़ें चल रही है, या घर में से कोई दिख रहा है लेकिन कोई है नहीं आसपास। सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट हैलुसिनेशन, मतलब जो चीज़ है नहीं वो भी चीज़ उनको दिखाई देती है। तो दिस इज़ ऑल्सो फीचर ऑफ विड्रॉल सिम्टम। अगर आपके मरीज़ को ये हो रहा है तो उसको हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, हो सकता है कि वो डेलीरियम में भी है। और डेलीरियम में बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर आप उसको सही से ठीक नहीं करोगे तो उसमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब लगभग 20% से 25% चांसेस होते हैं कि पेशेंट ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर आप ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो दैट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पिक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को हैलुसिनेशन हो रहा है या डिसओरिएंटेशन हो रहा है, आपको नहीं पहचान रहा है, राइट, तो इसमें आपको डेलीरियम की तरह उसको मैनेज करना है, नहीं तो वो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। विविड ड्रीम मतलब बुरे सपने आना, अचानक से चौंक जाना, पेशेंट फटाक उठ जाना। बहुत बार देखा होगा आपने कि सो रहा पेशेंट अचानक से उठ जाता है रात को, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड विविड ड्रीम्स। और यूजुअली ये कितने टाइम में शुरू होते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि 6 से 24 घंटे। पहले 6 से 24 घंटे में शुरू हो जाएंगे विड्रॉल सिम्टम्स, और ये कितने दिन तक चलते हैं, 3 से 7 दिन, एवरेज 1 हफ्ते तक चलते हैं, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा पीक आता है वो तीसरे दिन या चौथे दिन आता है। और जो डेलीरियम जिसकी हम बात कर रहे थे वो आता है 3 से 4 दिन में, सीजर्स 12 से 18 घंटे में आते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि शराब कब पिया है, इसलिए जो लास्ट उसने शराब कब पिया था वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता चलेगा लास्ट, क्योंकि उसका असर रहेगा कुछ घंटे के लिए शराब के नशे में, फिर उसका असर शुरू होगा 6 से 8 घंटे में उसका टूटन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर उसको दौरे पड़ने हैं तो 12 से 18 घंटे बाद, मतलब अगर कल रात को उसने पिया है 3-4 बजे तो अभी 12 घंटे हो गए ना, तो इस टाइम में उसको दौरे पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। समझ में आया। तो लास्ट डोज उसने क्या लिया उसके ऊपर पता चलेगा कि दौरा अगर पड़ना है तो यूजुअली 12 से 18 घंटे में पड़ेगा। और डेलीरियम में पेशेंट जाना है तो वो तीसरे चौथे दिन जाता है। तो ज़्यादातर पेशेंट जो डेलीरियम में गए हैं, वो अगर देखोगे 3 से 4 दिन पहले उसने शराब छोड़ दी है, अचानक से शराब छोड़ दी, और फिर तीसरे चौथे दिन उसको शुरू हो गया हालुसिनेशंस, कुछ चीज़ें दिखाई देना, कुछ प्रॉब्लम होना, वो शुरू होता है। सो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका शराब लास्ट कब पिया था, क्योंकि उससे कैलकुलेट होगा कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देन मतलब इस चार्ट से आपको पता चलेगा कि कब कब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से एक्चुअली ये नशे में ही है, फिर यहाँ से विड्रॉल सिम्टम थोड़ा शुरू हो गया, धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया। ये 3-4 घंटे हो गए मान लो पीने के बाद, फिर यहाँ से उतरनी शुरू हो गई शराब। फिर ये डे 1 है, ये डे 2 है, इसमें शुरू हो गए विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब जैसे जैसे दिन चले ना वैसे वैसे इसके सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। और कुछ लोगों को फिर ये सडनली ये तीसरे चौथे दिन ऐसे बढ़ जाएंगे टूटन की सिम्टम्स, फिर ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये 7-8 दिन, ये 10 दिन तक पेशेंट सेटल हो गया। तो इसलिए 10 दिन तक, एवरेज 10 दिन तक डिटॉक्स चलता है शराब के वजह, क्योंकि ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स जाते हैं। देन मतलब आपको ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्वांटिटी, मतलब शराब कितना पिया है, कौन सी शराब पी है, अंग्रेज़ी पी है कि देसी पी है, 1 क्वार्टर लिया है कि 1 बॉटल लिया है ना, उसने मिक्स तो नहीं किया। देन क्या उसने खाने के साथ लिए कि ऐसे नीट में ली है, अगर नीट में लिए तो उसका ज़्यादा नशा होगा, टूटन भी ज़्यादा होगी। खाने के साथ लिया है तो थोड़ा कम नशा होगा और टूटन थोड़ी कम होगी। अगर उसको पहले ये हुआ कि नहीं, मतलब पहले दौरे पड़े हैं या पहले उसको डेलीरियम हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर उसको पहले हुआ है तो चांसेस है कि इस बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर पहले किसी को दौरे पड़े हैं या ऐसी परेशानी हुई है तो आगे भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पूछना ज़रूरी है कि पहले इसको क्या हुआ था, पहले टूटन हुई है कि नहीं हुई है, और पहले जब शराब छोड़ी थी तो उसको क्या क्या लक्षण आए थे, दौरे पड़े थे कि नहीं पड़े थे, कितने दिन में सेटल हो गया, फिर उसको कुछ हैलुसिनेशंस तो नहीं हो रहे थे या डेलीरियम तो नहीं हो रहा था। इससे आपको पता चलेगा कि इस बार कैसे उसका चलेगा काम, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा, मतलब जांच करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, पल्स चेक करना, और उसकी बाकी जो सिम्टम्स हैं वो चेक करना, वो भी ज़रूरी है। तो ये मतलब चार्ट से पता चलता है, बेसिकली नथिंग बट हमने यही बताया कि अगर 8 से कम स्कोर आता है सीवा में तो उसका ओपीडी से इलाज होगा, सपोर्टिव केयर, ओपीडी से उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। 9 to 15 स्कोर है तो सपोर्टिव केयर आपने दे दिया, फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स दवाई हम देते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन मतलब डाइज़ेपाम या लोराज़ेपाम आपके सेंटर्स में अवेलेबल है ना सबके पास,
तो ये दवाई हम देते हैं जब उसका स्कोर ये इस लेवल में है, इसको मॉडरेट सेवियर है 90-15 की रेंज पे, है ना। एंड अगर उसका 15 के ऊपर है तो उसको डाइजियम देना पड़ेगा, बाकी दवाई भी देनी पड़ेगी, दौरे की दवाई भी देनी पड़ सकती है बिकॉज दौरे का रिस्क है तो। और इन सभी पेशेंट्स में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और थायमिन, मतलब जो लोग शराब पीते हैं, लंबे टाइम तक शराब पी रहे हैं, उसमें एक तो विटामिन की कमी हो जाती है, एक थायमिन नाम का विटामिन होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो इसीलिए उनको विटामिन की टैबलेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने विटामिन की टैबलेट नहीं दी तो उसको एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं वेर्निकेस एन्सेफेलोपैथी, और एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, अपने सेंटर में भी अवेलेबल होगा मल्टीविटामिन टैबलेट्स अवेलेबल होते है ना। तो इसीलिए हम वो मल्टीविटामिन देते हैं, क्योंकि शराब की वजह से उसका लेवल कम हो जाता है बॉडी में, तो हम वो विटामिन दे के उसका लेवल ठीक कर रहे हैं। ये तो सभी मरीज़ में देना है, ठीक है, उसको आँखें बंद करके दे देना है, थायमिन जो मल्टीविटामिन देना ही है। फिर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कुछ लोग क्या है ना कि सिर्फ शराब पीते हैं, नीट लेते हैं और खाना वगैरह भी नहीं खाते हैं, उसकी वजह से उनके शरीर में जो फ्लूइड या पानी की कमतरता हो जाती है, या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होते हैं, तो उसमें आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, जैसे ORS का पाउडर है, उसका जो पानी है वो दे के आप इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस कर सकते हो। कभी कभार सलाइन देना भी पड़ सकता है, सीरियस अगर मरीज है। और हर शराब में जो है ना अल्कोहल का परसेंटेज होता है। जैसे बियर में, जो लाइट बियर है उसमें 4% होता है अल्कोहल, जो स्ट्रॉन्ग बियर है उसमें 8% होता है, वाइन में 12% अल्कोहल होता है, फिर जो विस्की है उसमें 40 से 45% होता है। इसलिए आप विस्की का 1-2 पेग लगाओगे तो आपको इतना नशा होगा, लेकिन बियर आपको ज़्यादा पीनी पड़ेगी उतना ही नशा होने के लिए। अगर कोई एक बॉटल ले रहा है दारू, है ना, तो उसको लगभग हम 40 mg डाइज़ेपम देते हैं डिवाइडेड डोसेज में, ठीक है। तो उतना मतलब दैट इज़ द एवरेज डोज, बट ऑफकोर्स वेरी होता है। फिर उसके 2 बॉटल लिया तो उसका डबल हो जाएगा, हाफ बॉटल लिया तो उसका आधा हो जाएगा, इसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। एंड इट ऑल्सो चेंजेस विद द, अगर देसी दारू लिया तो उसका थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो बेसिकली जो दवाई का डोज होता है, जो आप डिस्पेंस कर रहे हो या दे रहे हो, वो क्वांटिटी भी ऊपर डिसाइड होता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।